गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं। 12th के फिजिक्स के दो पार्ट, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। पहले फर्स्ट और सेकंड पेपर होता था, लेकिन अभी की बुक में दोनों पार्ट हैं। जो सबसे पहले पार्ट ए हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला यूनिट है, कई यूनिट हैं, जिसमें एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इसमें कम से कम 4 चैप्टर हैं आपके। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव और संधारित्र, कुल लगभग 4 चैप्टर इसमें है यूनिट 1 में। इस तरह से कई यूनिट आपके इसमें फर्स्ट पेपर में हैं, फर्स्ट पार्ट में यानी खंड क में। तो हम सबसे पहले जो इसमें पहला यूनिट हम लेने चल रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में, वो है स्थिर वैद्युतिकी। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि फिजिक्स का जो पहला पार्ट शुरू हो रहा है, खंड का जिसे कहते हैं, उसकी जो पहली इकाई है, पहली यूनिट है, वो है स्थिर वैद्युतिकी। और इसमें लगभग आपके 4 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो मैंने बताया इसमें 4 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है अर्थात चैप्टर ए, वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले जो आपका यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, ये है क्या? देखिए, स्थिर वैद्युतिकी से पहले ही समझ आ रहा है स्थिर अर्थात इसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसमें आवेश रुका हुआ होता है, अर्थात हम जो आवेश होता है उसमें विराम होता है, रुका हुआ होता है, स्थिर होता है। इस खंड में, इस इकाई में, इस यूनिट में हम इसी चीज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उस चैप्टर जो आ रहा है वो ये है, उसका पहला चैप्टर है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश, जैसा कि आप इंटर में हैं, फाइनल में हैं, हाई स्कूल में पढ़ाया गया है। तो वैद्युत आवेश है क्या, हम आपको ये बताने चल रहे हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, वैद्युत आवेश की कई परिभाषाएं हैं। जैसे वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तुओं को, अन्य वस्तुओं को आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है। दूसरा ये भी है कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु दूसरी वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है। तीसरी परिभाषा ये भी है कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिसके कारण या जिससे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और उसके प्रभावों का अनुभव किया जाता है। कई परिभाषाएं हैं। सबसे साधारण जो लोग यही जानते हैं कि वैद्युत आवेश वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है
जो दूसरी अन्य वस्तुओं को आकर्षित करता है अथवा प्रत्याशित करता है। और ये भी है, जैसे कहते हैं कोई वस्तु आवेशित होने का मतलब है या तो आकर्षित करता है या तो क्या करता है, प्रत्याशित करता है। तो ये आवेश की कोई परिभाषा लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी दूसरी या अन्य वस्तुओं लिख सकते हैं, या दूसरी वस्तुओं को, जो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को या दूसरी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रत्याशित करता है। यह भी कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जिससे और उनके प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। यह भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। अब वैद्युत आवेश आप जानते हैं किसी भी राशि का परिभाषा के साथ साथ 11 में आप फर्स्ट ईयर पढ़े हो, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होता है, ये भी जानना जरूरी होता है डेफिनेशन के अलावा। तो जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम। वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। और यह कैसी राशि है, यह अदिश राशि। कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। अब वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है और यह एक अदिश राशि है। अब हम इसका बीमा भी जानना चाहेंगे। इसकी बीमा क्या है? इसकी बीमा तभी जान पाएंगे जब हम आवेश का सूत्र जानेंगे। तो आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और जो आवेश का सूत्र होता है वो Q बराबर होता है I इंटू T, जहां I वैद्युत धारा है, उसे धारा लिख सकते हैं, और T क्या है, समय। Q आवेश है, I वैद्युत धारा है, T समय है। तो इसका जो दूसरा मात्रक हो जाएगा I को हम लिखते हैं, ये क्या है, वैद्युत धारा। एम्पियर और समय का क्या होता है, सेकेंड। अर्थात जो इसका दूसरा मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ये दूसरा मात्रक इसका होता है। पहला मात्रक तो क्या है, इसका कूलाम। दूसरा मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और जो इसका बीमी सूत्र होता है वो ए टी ब्रैकेट लगा देंगे। ए एम्पियर के लिए प्रदर्शित करता है और टी समय के लिए। तो आपने वैद्युत आवेश की परिभाषा पढ़ लिया, वैद्युत आवेश का मात्रक देख लिया, वैद्युत आवेश की बीमा आपने देख लिया, और आपने ये भी देख लिया कि कैसी राशि है। अब इसके बाद हम आवेशों के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है, इस आवेशों का गुण क्या है। तो आवेश कितने प्रकार का होता है ये हम कैसे जानेंगे, ये हम देखना चाहेंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि वैद्युत आवेश परिभाषा में बताया कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वो गुण है जो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रत्याशित करता है। इसका मात्रक कूलाम होता है, यह एक अदिश राशि है। और अगर इसका सूत्र निकालना चाहें तो I इंटू टी, और इसका दूसरा मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। और ये भी है कि कहा जाए कोई वस्तु आवेशित है, अर्थात आवेशित होने का मतलब है कि वो वस्तु आकर्षित है अथवा प्रतिकर्षित है। आवेशित होने का मतलब क्या है, आकर्षित है अथवा प्रतिकर्षित है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं
कि मान लीजिए एक यहां पे कांच की छड़ ले रहे हैं, एक कांच की छड़ ले रहे हैं, ठीक है, एक कांच की छड़ हम ले रहे हैं और यहाँ रेशम ले रहे हैं। अगर हम इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें और एक दूसरी छड़ और ले रहे हैं, ये भी कैसी छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, इसको भी हम किससे रगड़ रहे हैं, इसी रेशम से, इसको भी रगड़ रहे हैं और इसको, और दूसरी हम ले रहे हैं आबनूस की छड़, ये आबनूस की छड़, दो छड़ ले रहे हैं और इसको हम बिल्ली की खाल से, इसको भी रगड़ रहे हैं, इसको, अर्थात कांच के दोनों छड़ हैं, रेशम से दोनों को रगड़ रहे हैं, ये आबनूस की छड़ है, बिल्ली की खाल से दोनों से रगड़ रहे हैं। अब जब हम इनको दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, और जब इनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है। देखिए होता क्या है, जब हम इनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो जो कांच की छड़ है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ये रेशम पे चले जाते हैं, कहां पे, रेशम से चले जाते हैं। इसी तरह से तो कांच की छड़ हमारी क्या हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के उसमें गए तो कांच की छड़ हमारी क्या हो गई, धनावेशित, और यह क्या हो गई, ऋणावेशित, अर्थात इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वहां धनावेश होता है, और जहां पे पहुंच गया, अर्थात अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, यहाँ कमी हो गई, तो ये कैसा प्रदर्शित, धनावेश, और यहाँ आ रहा है तो यहाँ क्या हो गया, अधिकता हो गई, तो यहाँ कैसा आवेश हो गया, ऋण आवेश। इसी तरह इसमें भी होता है, अर्थात आप ये देख रहे हैं कि एक पर धन आवेश हो गया, एक पर ऋण आवेश। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऐसा आवेश, ऋण आवेश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे ये दोनों समान, यहाँ पे आप मैंने बताया था कि ये और ये दोनों रेशम से रगड़ा जा रहा है, ये कांच की छड़, एक कांच की छड़, दोनों को हम पास लाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। यहां पर भी क्या होता है, दोनों पे समान है, अगर यहाँ पे दोनों को हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें और इस छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें और दोनों को पास लाएंगे तो भी देखते हैं कि क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। लेकिन अगर एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें और इसके छड़ को हम इसके पास ले जाएं तो इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। अर्थात आपने देखा कि अगर हम समान प्रकार के आवेशों को, समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है, और समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो उस तरह से अगर इसमें देखा जाए तो इसपे क्या होता है, यहाँ पे आपका धन आवेश, यहाँ पे क्या होता है, ऋण आवेश। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको पता चला कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश आपको दो प्रकार का होता है, एक आपको धन आवेश मिल गया, दूसरा क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई कि आवेश क्या हुआ, आवेश के मात्रक क्या हो गया, बीमा क्या हो गया, आवेश कितने प्रकार का होता है। आपको पता चला कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आवेश का गुण क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अभी मैंने आपको बताया कैसे उत्पन्न होता है, मैंने कहा कि ये घर्षण के द्वारा भी उत्पन्न होता है। ये क्या कर रहे हैं, एक रेशम से रगड़ रहे हैं कांच के छड़ को, तो क्या हुआ, एक तरह से घर्षण द्वारा हुआ, प्रेरण द्वारा भी होता है। अर्थात अगर एक कोई धनावेशित है उसके पास दूसरी छड़ लाएंगे अपने आप आवेशित हो, प्रेरण के द्वारा हो गया। इधर चालन के द्वारा भी होता है, आवेशन की कई प्रक्रिया है। तो अब यहाँ पे हमें जानना चाहते हैं कि आवेश की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। जो सबसे पहले आवेश का पहला गुण है, पूछा भी जाता है कि आवेश का यहाँ पे संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक संरक्षण का नियम क्या है, संरक्षण का नियम है कि न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अगर आवेश
शुरू में शून्य है उस पर अगर जो भी और बाद में भी शून्य हो। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, पॉजिट्रॉन पे धनावेश। अगर दोनों को मिला दे तो यहाँ पे भी आवेश क्या है, शून्य है। ये तो जो इलेक्ट्रॉन हो रहा शून्य है, लेकिन बाद में अगर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और इनके स्थान पर जो गामा फोटॉन तत्व होती है, अभी आप पढ़ेंगे तो उनका भी जो है तरह से देखा जाए तो उनका जो आवेश होता है मिलकर के क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। इसी को हम आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा चीज आता है कि यहाँ पे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है ये आपको जानना बता सकते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, हम किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है उसका एक न्यूनतम मान, बहुत ही छोटा आवेश होता है, और जो सबसे छोटा आवेश होता है उसी को हम ई से दिखाते हैं। इसी को हम मूल आवेश कहते हैं। ई को क्या बोलते हैं, हम मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको हम ई लिखते हैं, 2e लिख सकते हैं, 3e लिख सकते हैं। हम इसको 1.1e, 1.2e, 1.9e नहीं लिख सकते, अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी को हम आवेश का क्वांटमीकरण अथवा परमाणुता कहते हैं। और अगर हमें कहें कि किसी वस्तु पर आवेश Q है और जो आवेश E हमारा एक न्यूनतम आवेश है, तो हम फार्मूला लिख सकते हैं Q बराबर Ne, जहां E हमारा क्या है, मूल आवेश कहते हैं, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये फार्मूला हमारा आता है Q बराबर Ne। और जो एक सबसे बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पे धन, किसी वस्तु पर धन आवेश है या ऋण आवेश है, इसके लिए जो ज्यादा जरूरी होता है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे धन आवेश की अधिकता है या ऋण आवेश की अधिकता है, वो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन पर। मैंने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है कि वस्तु पर धनावेश है कि वस्तु पर ऋणावेश है। मैंने बताया भी कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस पर धन आवेश होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और वहां पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वह प्रदर्शित करता है, इस पे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करता है। तो हम इसमें निकाल सकते हैं, मान लिया ये फार्मूला हमारा Q बराबर Ne, अगर ये कह दिया जाए कि किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, बताइए उस पर कैसा आवेश है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल के पहुंचा है, तो अभी मैंने कहा अधिकता है, तो उस पर कैसा आवेश होगा, उस पर ऋण आवेश होगा। अगर कह दिया कि किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉनों का अधिकता, अर्थात n बराबर हो गया 10, तो पूछ सकता है उस वस्तु पर आवेश कितना होगा। तो आपका एक फार्मूला होता है Q बराबर N। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि किसी वस्तु पर मान लिया 10 कूलाम आवेश है, किसी वस्तु पर 10 कूलाम आवेश है, तो बताइए उस पर 10 कूलाम धन आवेश कर दिया, तो बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अधिकता। धन आवेश है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। और कितना हो गया, तो ये फार्मूला क्या से पूछा था, आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E। तो Q का मान कितना होगा, 10 दिया है, और E का मान 1.6 इंटू 10⁻19। आप इसको लिख सकते हैं 100/16 इंटू 10 के पावर सीधे ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। भाग करके निकाल सकते हैं इतना इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको ये दिया रहे कि मान लो N दिया गया है आपको, यहाँ पे मान लीजिए N आपको दिया गया है कि N इतना हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन अधिकतम है, तो हो सकता है आपको N देकर के Q आपसे पूछ सकते